नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास पुस्तक। यह आपकी हिंदी लिटरेचर की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके अंतर्गत आधुनिक गद्य काल अ, परंपरा का प्रवर्तन कैसे हुआ, आधुनिक गद्य काल में खड़ी बोली की गद्य परंपरा का कैसे प्रवर्तन हुआ, कल की कक्षा में हमने जाना। आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे रामचंद्र शुक्ल के मत के साथ। हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य साहित्य परंपरा का प्रकरण खोलते हुए रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु के कृतित्व में नाटक की केंद्रीय स्थिति को सही पहचानते हैं, पर एक विस्मय का भाव प्रकट करते हुए वे लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षणता शायद उन्हें इस बात में लगती है कि कहाँ तो हिंदी क्षेत्र में नाटक पिछली 5 शताब्दियों से अनुपस्थित था, कहाँ तो हिंदी क्षेत्र में नाटक पिछली 5 शताब्दियों से अनुपस्थित था और कहाँ आधुनिक काल का प्रवर्तन इसी माध्यम से होता है। ऊपर से देखने पर यह विस्मय वाजिब है, पर यदि समूची स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो परिप्रेक्ष्य कुछ दूसरे रूप में उभरता दिखता है। पुनर्जागरण आंदोलन के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वहां एक मुख्य प्रतिज्ञा यह थी कि हिंदू जाति की एकांतिक भावना का निरसन करके उसे एक समाज के रूप में गठित किया जाए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और आगे चलकर स्वयं भारतेंदु द्वारा संस्थापित तदीय समाज 1873। तदीय समाज किसकी संस्था थी? भारतेंदु जी की। नामकरण और उनके कार्यक्रम इस मान्यता को भली भांति पुष्ट करते हैं। इधर नाटक सभी साहित्य और कला माध्यमों के बीच अपनी प्रकृति में सर्वाधिक सामाजिक है। रंगमंच पर उसका प्रस्तुतिकरण अनेक प्रकार के कलाकारों से सहयोग होता है। रंगमंच पर उसका प्रस्तुतिकरण अनेक प्रकार के कलाकारों के सहयोग से होता है, वैसे ही उसका आस्वादन समाज के रूप में किया जाता है। इस स्थिति में पुनर्जागरण की व्यापक सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए नाटक ही सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम था। यह गद्य के क्षेत्र में नाट्य माध्यम का पहला चुनाव करके भारतेंदु ने अपनी सही ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय दिया। भारतेंदु के व्यक्तित्व में आलोचकों द्वारा कई प्रकार का द्वैत परिलक्षित किया गया है। पुनर्जागरण की अनिवार्य प्रक्रिया विरुद्धों का सामंजस्य, वस्तुतः वहां कुछ ऊना पड़ा है। पुनर्जागरण की अनिवार्य प्रक्रिया क्या है? विरुद्धों का सामंजस्य। वही फाक नजर आएगी। यह फाक भारतेंदु में कई रूपों में दिखती है, पर इस द्वैत की चर्चा के पूर्व भारतेंदु में व्यक्तित्व की संश्लिष्टता का विवेचन उपयुक्त होगा। स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र भारतेंदु ने 23 मार्च 1875 की कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। तो आप यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न देखें। रामविलास शर्मा की पुस्तक कौन सी है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। कवि वचन सुधा में कब प्रकाशित किया था प्रतिज्ञा पत्र? उन्होंने 1875 में। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यहाँ समझा जा सकता है कि बंगाल में आरंभ हुई पुनर्जागरण चेतना मध्य देश में पहुंचकर अधिक प्रखर रूप में राष्ट्रीय हो जाती है और उसके वाहक बनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये लाइनें समझने के लिए बहुत अच्छी हैं कि प्रखर रूप में आती है मध्य देश में और उसके वाहक कौन बनते हैं? भारतेंदु। कवि वचन सुधा जैसे नाम की पत्रिका में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित होना आज कुछ अटपटा सा लग सकता है, पर वह पुनर्जागरण की मूल संश्लिष्ट प्रकृति के अनुकूल है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है। अपने बलिया वाले व्याख्यान 1885 में भारतेंदु कहते हैं कि इस महामंत्र का जप करो जो हिंदुस्तान में रहे,
चाहे किसी रंग किसी जाति का देखिए, अब आपको ये ध्यान रखिए, बलिया वाले जो भाषण है ना, ये हमारे सिलेबस में निबंध के रूप में है, नेट के सिलेबस में भी, और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो तो उसका है ये। किसी इस महामंत्र का जप करो कि जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैनो, ब्रह्मो, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। हिंदू के इस व्याख्या में भारतेंदु का अंतर बंकिम चंद्र चटर्जी से स्पष्ट समझा जा सकता है। स्वदेशी की भावना और राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष कल्पना में भारतेंदु का चिंतन अग्रगामी कहा जाएगा। वे इस प्रसंग में आधुनिक संविधान को बहुत पहले पूर्वाश्रित करते दिखाई देते हैं। हिंदू को हिंदू ना बचाएगा तो कौन बचाएगा, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, की का उपन्यास है, जिसमें वो मतलब कुल मिला के मुसलमानों को तो हिंदू नहीं मान रहे हैं, लेकिन भारतेंदु सबको हिंदू मान रहे हैं जो भारत में रहते हैं। भारतेंदु के बारे में कहा जा सकता है कि वे ऐसे भक्त थे जो समकालीन राजनीति पर पूरी दृष्टि रखते थे और उनकी रचना इस पूरी स्थिति से निष्पन्न होती है। एक और श्री चंद्रावली नाटिका है, जिसमें चंद्रावली के माध्यम से लेखक ने अपनी ही प्रेमा भक्ति को निष्ठावान अभिव्यक्ति दी है, जिसमें केवल नारी पात्र हैं। कृष्ण भी रंगमंच पर जोगिन के वेश में आते हैं। दूसरी ओर मुद्रा राक्षस का रूपांतरण है, जिसमें नारी पात्रों का प्राय एकांत अभाव है और जहां कूटनीति के दाव पेच पूरी जटिलता में अंकित हुए हैं। इन दोनों को मिलाकर भारतेंदु का संश्लिष्ट व्यक्तित्व बनता है, जो पुनर्जागरण चेतना के अनुरूप है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। टैक्स, महामारी, धन के विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज उठाते हैं, स्वदेशी और मातृभूमि के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं और कृष्ण की अनंत प्रतीक्षा में आंखें खुली की खुली रह जाने का मार्मिक उल्लेख करते हैं, जिन आंखों के समर्थ समीक्षक रामविलास शर्मा अपने सैद्धांतिक पूर्वाग्रह के कारण देखकर भी अनदेखी करते हैं। पर भारतेंदु के संदर्भ में यह आधुनिक मानव जीवन की समग्र प्रस्तावना है, जो पुनर्जागरण की मुख्य भावभूमि है। भारतेंदु जी ने अनदेखा कर दिया उनकी कृष्ण की प्रतीक्षा में आंखें खुली रह जाने, इनके आध्यात्मिक जो पक्ष था उसको। टैक्स, महामारी, धन, इससे रिलेटेड कुछ पंक्तियां हमने रामचंद्र शुक्ल की बुक में भी पढ़ी हैं। आपने ये भी प्रसिद्ध वाक्य होगा, अंग्रेज राज सुख, यह प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय बस धन विदेश चले जाती यह अति ख्वारी, आओ मिलहूँ रोबहूँ सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए। ये कुछ पंक्तियां जो शुक्ल की बुक में हमने पढ़ी है और भारतेंदु के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए अति आवश्यक हैं। आपको मैंने पढ़कर सुनाई है। जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार हैं तो मैं बता दूं, रामचंद्र शुक्ल की पूरी पुस्तक चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। न केवल रामचंद्र शुक्ल की, इसके अलावा वन लाइनर के रूप में गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, ऑब्जेक्टिव के रूप में यूथ कंपटीशन की अन्य टेस्ट पेपर्स, इसके अलावा पुराने पेपर, यानी कि बहुत कुछ जो है चैनल की प्लेलिस्ट में, बस आपको चेक करना है। इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, जो किताबों की लाइब्रेरी के रूप में है। आप कोई किताब खरीदना न चाहें, उसे पूरा पढ़ना चाहें तो हिंदी बुकशाला पर सुन सकते हैं ना। किताब लेके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेटे लेटे आराम करते हुए भी आप रचनाओं का आनंद ले सकते हैं, या काम करते हुए, घर के अन्य काम करते हुए, तो या सफ़र करते हुए भी आप इन किताबों को एंजॉय कर सकते हैं हिंदी बुकशाला चैनल के माध्यम से। तो दोनों चैनल से आप जुड़ें, हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए हैं। पूरी पुस्तकें दोनों चैनल पे उपलब्ध है, कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं लिए गए हैं, तो कृपया करके दोनों चैनल से जुड़ें। आगे देखते हैं। भारतेंदु के रचनाकार व्यक्तित्व की संश्लिष्टता उनके काव्य रूपों के चुनाव में पूरी तरह झलकती है। वे हृदय से कवि हैं, पर उनकी कविता ब्रजभाषा में है और अधिकतर भक्तिकालीन संस्कारों से युक्त। वे हृदय से क्या हैं? कवि हैं। बीच बीच में कुछ रीतिकालीन भंगिमा भी दिख जाती है। नवोन्वेष के दबाव में अपवाद स्वरूप कुछ कविताएं खड़ी बोली में लिखी हैं, तब छंद विधान अधिकतर उर्दू का है। गद्य सारा की सारा खड़ी बोली में है, और यद्यपि वे खड़ी बोली गद्य के पहले रचनाकार हैं, शिक्षक, प्रवचनकर्ता और अनुवादक से आगे, पर उन्होंने अपने समय में संभाव्य सभी गद्य रूपों का प्रयोग किया। नाटक, एक अधूरा उपन्यास, आत्मकथा, निबंध, समीक्षा और पत्रकारिता। नाटक उनके कृतित्व के केंद्र में है, यह कहना शायद ठीक होगा। नाटक भारतेंदु के
कृतित्व के केंद्र में है। ये कौन कह रहा है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। पुनर्जागरण चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए उनका यह सजग चुनाव है, जिस तक साक्षर निरक्षर सबकी पहुंच है। नाटक के जन्म की भारतीय कथा में भी भरत मुनि ने उल्लेख किया है कि यह माध्यम सब वर्णों के लिए है, और आधुनिक जनतंत्र के युग में तो उसकी विशेषता और उभर कर आती है। आप देखते हैं ना, गांव में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खूब संदेश दिए जाते हैं, सरकारी संदेश। इसके अलावा नौटंकी के रूप में गांव में भी विख्यात है। ये एक ऐसी कला है जिसके लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इसका आनंद नहीं ले सकते। भारतेंदु ने पूरे अधूरे मूल अनुवाद सब मिलाकर 17 नाटक रचे। नाटक शीर्षक से एक लंबा निबंध लिखा 1883, जो हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जा सकता है। इनका जो निबंध है ना नाटक, वहीं से हिंदी आलोचना का प्रारंभ है। और बड़ी बात यह है कि नाटक और रंगमंच को अभिन्न मानकर उन्होंने स्वयं और अपनी मित्र मंडली के माध्यम से नाटकों के अभिनय को बार बार प्रोत्साहन दिया। यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक के लक्षणा में ही बोला। क्या था उनके जीवन का अंतिम संवाद? देख लीजिएगा। हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। देखें लास्ट नाइट कब होती है। भारतेंदु ने संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी तीनों स्रोतों से नाटकों के अनुवाद किए। उनका दुर्लभ बंधु अंग्रेजी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का रूपांतरण है। अब ये सब आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करने के बढ़िया माध्यम है, ठीक है। बिल्कुल आरंभिक अनुवादों में से एक है। शेक्सपियर का पहला हिंदी अनुवाद माना जाता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का रत्नचंद्र द्वारा प्रस्तुत शीर्षक द कॉमेडी ऑफ एरर्स का रत्नचंद्र द्वारा प्रस्तुत शीर्षक भरमजाल नाटक। मौलिक नाटकों में विषय, नाट्य रूप, ऐतिहासिक क्रम हर दृष्टि से वैविध्य दृष्टव्य है। इनमें से अंधेर नगरी 1881 को समकालीन क्लासिक की कोटि में गिना जा सकता है। अंधेर नगरी चैनल पे उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी राज पर तत्कालिक रूप में और शासन सत्ता की प्रकृति पर शाश्वत रूप में यह सरल शैली में लिखा गया, पर उतना ही तीखा व्यंग है। इसे प्रहसन कहकर हम इसकी पूरी नाट्य प्रक्रिया का सरलीकरण कर लेते हैं। जॉनाथन स्विफ्ट की अंग्रेजी रचना गलिवर्स ट्रेवल्स की तरह इसमें अर्थ की परतें अनेक स्तरों पर खुलती हैं, इसलिए बच्चों से लेकर ज्ञान वृद्धों के बीच यह रचना लोकप्रिय है। क्योंकि ये देखिए सामान्य दिखता है, पर सामान्य नहीं है, बहुत गहरे अर्थ हैं। जातियां बिक रही हैं, धर्म, उस समय बहुत कुछ बिक रहा है। आगे देखें। जैसा कहा गया है, शासन सत्ता का अंधापन और अंधेर इस नाटक का मुख्य उपजीव्य है। तत्कालीन संदर्भ ब्रिटिश राज का अन्याय है। नाटक की इस प्रकृति के कारण ही यह आधुनिक नाट्य मंडलियों की सबसे प्रिय प्रस्तुति है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, प्रयाग रंगमंच, इलाहाबाद आदि अनेक संस्थानों ने अपने अपने ढंग और आग्रह के साथ इसे प्रस्तुत किया है। बाजार के दृश्य में जात वाले की विज्ञप्ति, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं, धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते कहो जैसी व्यवस्था कर दें। आधुनिक राजनीति में दल बदल की दिन दिन बढ़ती प्रवृत्ति पर अनायास ही बड़ी तीखी चुटकी है। इस समूचे दृश्य में एक ओर विक्रेताओं द्वारा अपनी वस्तुओं का विज्ञापन और दूसरी ओर समकालीन स्थितियों पर टिप्पणी, ये मिलकर एक नए तरह के कोरस का निर्माण करते हैं। कुंजाड़ इनकी युक्ति, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, मानव सूत्र रूप में सारे हिंदुस्तान के इतिहास को बयान कर देती है। नाटक के जनतांत्रिक माध्यम जिसमें पढ़े लिखे और अपढ़ समान भाव से देख और समझ सकते हैं। सत्ता के अन्याय का ऐसा तीखा पर निर्विकार सा लगता प्रदर्शन अन्यत्र कठिनाई से मिलेगा। अंग्रेजी राज के प्रति एकदम सीधा पर कानून की पकड़ में न आने वाला संकेत भारतेंदु ने यूं किया है, अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। कुंजी छोटे से अव्यय शब्द मानहु में है, जो उत्प्रेक्षा और सामान्य उक्ति दोनों की भंगिमा एक साथ लिए। 7 समुद्र पार स्थित अंग्रेजी शासक के अन्याय का ऐसा सीधा और दो टूक वर्णन करना बड़े लेखकीय जोखिम की बात है। और रोचक बात यह है कि जगह जगह भारतेंदु अंग्रेजी प्रशासन की प्रशंसा भी करते चलते हैं। यही भारतेंदु की दृष्टि में फाक वाली बात आती है। देखिए वो करते हैं प्रशासन की विशेषता, क्योंकि अगर नहीं करते तो उस समय उनके जो नाटक हैं, उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता, ये लोग बैन लगा देते।
लेकिन दिल से तो पूरे भारतीय हैं। अंग्रेजों के प्रति भारतेंदु युग की लेखकों के आविकर्षण भाव की चर्चा कई बार होती है। स्वयं भारतेंदु का इस प्रसंग में दृष्टिकोण इन दो पंक्तियों में आ जाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदस धन विदेश चले जात यह तिखवारी। मुसलमान शासकों के टूटते बिखरते राज की अव्यवस्था को देखते अंग्रेजी शासन की नई व्यवस्था निश्चय ही सराहनीय थी, पर इस तरह का कठोर आर्थिक शोषण इसके पहले कभी नहीं हुआ। यह बात भी उस युग के मनीषियों के सामने बहुत स्पष्ट थी। अंग्रेजों के प्रति आकर्षण और विकर्षण भाव का सूत्र यही मिलता है जो आगे चलकर भी भारतीय मानस को बराबर बांटे रहा। उनके मन में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों अपने स्थान पर खड़ी हैं। भारतेंदु अंग्रेजी शासन की अंधेरगिर्दी पर जैसे खुलकर वर्णन करते हैं, वैसे ही आत्मीयता के साथ महारानी विक्टोरिया की कल्याण कामना करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति वे आकृष्ट होते हैं, पर कुछ भयभीत मुद्रा में। कठिन सिपाही द्रोह अनल, जाजल बलनासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत, कहूँ भारतवासी। वास्तविकता यह है कि इन दोनों मनह स्थितियों का सामंजस्य भारतेंदु के समय तक संभव नहीं हो पाता। जिन विरोधों का शमन आगे चलकर महात्मा गांधी करते हैं, जहां पहुंचकर पुनर्जागरण को अपनी निष्पत्ति प्राप्त होती है, और यह भी ठीक है कि वहां से चक्र फिर उल्टा चलने लगता है। पुनर्जागरण ने आध्यात्म को लोक सेवा से जोड़ा और फिर लोक सेवा को राष्ट्रीयता से। कुछ समय तक तो राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक आधार पुष्ट रहा, पर ज्यों ज्यों उसके स्वरूप में राजनीति प्रवेश करती गई, त्यों त्यों न्यस्त स्वार्थ प्रबल होते गए। संस्कृति एकीकरण करती है, राजनीति विभाजन। यह भारतीय पुनर्जागरण और उसके बाद के काल में अच्छी तरह देखा जाता है क्या कि संस्कृति एकीकरण कर रही है और राजनीति विभाजन, क्योंकि वोट तो तभी मिलेंगे धर्म जाति समाज किसी भी आधार पर बांटो और राज करो। भारतीय प्रक्रिया संस्कृति से राजनीति की ओर उन्मुख हुई, जबकि अमेरिकी मनीषी एडम्स का नीति थी कि पहले राजनीति और रणनीति को पढ़ लिया जाए, तब धीरे धीरे संस्कृति की ओर अग्रसर होना उचित है। पुनर्जागरण प्रक्रिया के दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। किसके परिणाम इतिहास में अधिक स्थायी होंगे, इसकी भविष्यवाणी इतनी जल्दी मुनासिब नहीं है ना। और आज इस राजनीति को देखिए आपके क्या द्वंद्व मचा हुआ है ना, क्या द्वंद्व मचा हुआ है। हर कोई विद्वान बना हुआ है, ठीक है, सब कोई। चलिए इस पे कल चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो गया है। धारा प्रभाव बढ़ाते हुए इसका ध्यान नहीं रहा कि आपकी क्लास 15 मिनट से ज़्यादा की हो गई है, लेकिन हमें ये पुस्तक पढ़नी है तो थोड़ी लंबी क्लासेस के लिए तैयार रहें। वीडियो को लाइक करके पूरी बुक पढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन करें। मिलती हूँ पुनः इसके आगे के साथ। और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, उसे देख लें। हिंदी बुकशाला पर मुर्दहिया आत्मकथा, रश्मि रथी काव्य दोनों चल रहे हैं, तो 3-4 वीडियो प्रतिदिन मैं अपलोड कर रही हूँ। तो इस मेहनत के लिए आप लोग चाहें तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।